हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपोप्टोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अपोप्टोसिस क्या होता है, क्या डेफिनेशन होते हैं, क्या इसके टाइप होते हैं और क्या इसकी मैकेनिज्म होती हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो है अपोप्टोसिस के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या है? एक कोऑर्डिनेटेड और इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस है, ठीक है ना। इन विच सेल डिस्टिंग टू डाई। इसमें क्या है? सेल डेथ होती है। एक्टिवेट एंजाइम कैसे होती है? एक्टिवेट एंजाइम दैट डैमेज सेल्स। क्या होता है इसमें? एक्टिवेट होते हैं एंजाइम और उसके थ्रू क्या सेल डैमेज होती है, डीएनए डैमेज होता है और उसका साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है वो डैमेज होता है। टू गेट रिड ऑफ क्या लिखा हुआ गाइस? टू गेट रिड ऑफ अननीडेड और एबनॉर्मल सेल। मतलब बॉडी के अंदर जब कोई अनावश्यक मतलब अननीडेड और एबनॉर्मल, ठीक है, इम्पेयर्ड सेल प्रेजेंट होती हैं तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलती है एपोप्टोसिस करके। उसके अंदर क्या होता है? एक तो ये सीक्वेंस में इसका मैकेनिज्म होता है और इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब ये जो सेल डेथ का प्रोग्राम होता है, वो जो सेल डेथ का प्रोसीजर होता है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है। इन विच सेल इज डिस्टेंड टू डाई। इसमें सेल की डेथ होती है। एक्टिवेट कैसे किस प्रकार होती हैं? इसमें एक्टिवेट होते हैं एंजाइम दैट डैमेज सेल। इसमें सेल डैमेज होती हैं, उसका डीएनए डैमेज होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन डैमेज होता है। क्यों होता है? टू गेट रीड ऑफ अननीडेड और एबनॉर्मल सेल। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इट इज़ टू टाइप। कितने प्रकार का है एपोप्टोसिस? टू टाइप। पहला है फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस और दूसरा है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। कौन सा है? फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। क्या होता है फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस? हार्मोन डिपेंडेंट होता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स हार्मोन डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का जब डिजप्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उसके थ्रू एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। मीन्स क्या? द सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल डाई। इसमें क्या होती है? जो ब्रेस्ट की सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल होती है वो डाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, रिप्लेस बाय एडिपोसाइट्स। किसके थ्रू रिप्लेस होती हैं? एडिपोसाइट के द्वारा रिप्लेस हो जाती है सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। क्या होता है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस? सेल डैमेज बाय वेरियस इंजरी। इसमें क्या होता है? कोई भी पैथोलॉजिकल एजेंट होता है सेल की डैमेज के लिए, ठीक है। क्या हो सकता है पैथोलॉजिकल? एक तो क्या इंजरी हो सकती है, कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर हो, एक्स रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ O2। किसकी? O2 इन सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू की कमी किसके अंदर? सेल और टिश्यू की, सॉरी, ऑक्सीजन की कमी किसके अंदर? सेल और टिश्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंटी कैंसरस ड्रग की जब अपन थेरेपी लेते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब भी अपने अंदर पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कोज कर जाता है। कौन सा? पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। उसके बाद अपन देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस? क्या चेंजेस आते हैं? पहले जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, वो सेल श्रिंक होती है, ठीक है। सेल श्रिंक होने के बाद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, आरएनए एंड डीएनए प्रोटीन। कंडेंसेशन मीन्स होता है जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है आरएनए डीएनए की, ठीक है ना, वो कम हो जाती है, मतलब कंडेंसेट हो जाती हैं। वॉल्यूम होती हैं रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। क्रोमेटिन की जो वॉल्यूम हो जाती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक और लास्ट स्टेप होती है फेगोसाइटोसिस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के अंदर, देखते हैं। ये है पहला सेल श्रिंकेज। इस प्रकार से सेल श्रिंकेज होती है। द सेल मेम्ब्रेन बिकम स्मॉल एंड लूज इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती हैं और अब वो अपनी स्ट्रक्चर को लूज कर जाती हैं, मतलब सेल सिकुड़ने लग जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप में होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। इन दिस एक्युमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये है न्यूक्लियर, ठीक है ना, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो ये प्रेजेंट है डीएनए आरएनए, जो, ठीक है ना, जो भी डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कर जाता है? कंडेंसेट कर जाता है। मतलब उसकी जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक
सरफेस बेल्बिंग अक्कर विथ फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें जो सरफेस होती है ना सेल की, जैसे कि नॉर्मल सेल ये होती है, ठीक है, उसके बाद सेल में क्या कन्वर्जन आएगा, ये इस प्रकार से कन्वर्जन। तो ये जो फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलते हैं, बेल्बिंग बोलते हैं। मतलब प्रोट्रूजन ऑफ द क्या, प्रोट्रूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्या, प्रोट्रूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बाहर की ओर निकलती है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उसका फ्रेगमेंटेशन अक्कर होता है, और उसके बाद क्या हो जाती है, वो सेल इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक है। ये जो पार्ट बाहर निकला हुआ है सेल का, इसको बोलते हैं। उसके बाद होती है लास्ट स्टेप होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल इज बाय मैक्रोफेज अक्कर। मैक्रोफेटिक सेल क्या करती हैं, ये है फेगोसाइटोटिक सेल, ठीक है। इसके अंदर ये प्रेजेंट है नॉर्मल जो ये एपोप्टोटिक सेल, ठीक है ना, इसका ये क्या करती हैं, फ्रेगमेंटेशन करती हैं। ये है फेगोसाइटोसिक सेल, इसे मैक्रोफेज बोलते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा आपको। ये रहा अपने पास एक डायग्राम, ये है नॉर्मल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर होता है एपोप्टोसिस की कंडीशन, इसमें सेल श्रिंक करती हैं और क्रोमेटिन का क्या होता है, कंडेंसेशन। देख रहे हैं आप क्रोमेटिन कैसे किस प्रकार से इसके अंदर कंडेंसेट कर गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सेल ब्लेबिंग, मीन्स सेल के जो पार्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन की बनी हुई, प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन होता है, और सेल की मेम्ब्रेन होती है और उसका डिजरप्शन होता है, इंटीग्रिटी लॉस होती है, और कहीं ना कहीं सेल बाहर की तरफ अपना बेल्बिंग कोज कर जाती हैं, ब्लैब बनाती हैं, सेल ब्लैब बनाती हैं, ठीक है। और लास्ट जो अपना होता है स्टेप होती हैं फेगोसाइटोसिस। इसमें मैक्रोफेजेज आती हैं, और जो ये सेल है, सेल के जो पार्ट है, ठीक है, वो मैक्रोफेज सेल आके उसको इंगल्फ कर जाती हैं और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से है। ये है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को मैं ना एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा, और डायग्राम को देखने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। आप इसको आराम से ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आने वाला है, ये पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस किस प्रकार से है, पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। सेल सरफेस रिसेप्टर एक्टिवेट। इसमें क्या, सेल सरफेस के जो रिसेप्टर होते हैं एक्टिवेट होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर। उसके अंदर क्या कंटेन है, उसके अंदर कंटेन है एंटी अपोप्टिक फैक्टर। क्या कंटेन है, एंटी अपोप्टिक फैक्टर। क्या कंटेन है, एंटी अपोप्टिक फैक्टर। एंटी अपोप्टिक फैक्टर क्या कोज करता है, एंटी अपोप्टिक फैक्टर BCL2, क्या BCL2 कोज करता है, क्या BCL2 बनाता है, ठीक है। वो क्या करता है, ड्यू टू स्ट्रेस और इंजरी, ठीक है ना, ड्यू टू स्ट्रेस और इंजरी, सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस और इंजरी हुई, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं, एक तो एक्सटेंसिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर इंट्रेंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक्सटेंसिव फैक्टर में क्या, एक्सरेज हो गया, हीट हो गया, न्यूट्रिएंट लॉस मतलब न्यूट्रिएंट की कमी, या फिर हार्मोनल कोई भी चीज़ है तो उसको क्या पूरा अफेक्ट करा सेल को, तो ठीक है, ये हो गए एक्सट्रेंसिक फैक्टर। दूसरे होते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर, माल फॉर्म्ड प्रोटीन, मतलब सेल के अंदर जो एक माल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो गया है वो भी सेल को इंजरी कोज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इंजरी और स्ट्रेस कोज करने वाले फैक्टर हैं एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है। अब इन फैक्टर का क्या रोल है देखते हैं। ड्यू टू स्ट्रेस इंजरी प्री अपोप्टिक फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है। वो क्या एक्टिवेट करता है, वो क्या एक्टिवेट करता है, सेल डेथ रिसेप्टर, ठीक है। सेल डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, और उसके थ्रू क्या होता है, सेल की डेथ होती है, इसे बोलते हैं अपोप्टिस। क्या बोलते हैं, अपोप्टिस। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरे फेज में क्या होता है। दूसरा फेज है एग्जीक्यूशन। क्या है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट बाय एंजाइम। किसके थ्रू होता है, एंजाइम के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसग्लूटामिनेज एंड एंडोग्लूटामेज कोज DNA फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है DNA उसको डैमेज करता है कौन, ट्रांसग्लूटामेज और एंडोग्लूटामेज, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होती हैं दो फेज के अंदर। उसकी कंप्लीट इंटरनल प्रोग्राम सेल डेथ, किसकी, किसी भी एक नॉर्मल अननीडेड और एबनॉर्मल सेल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर है वो बॉडी का ये है, इस प्रकार से अपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद एक बार थ्योरी के रूप में भी अपन इस चीज़ को देख लेते हैं वापस से एक बार, क्या आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाए। क्या है थ्योरी वाइज एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म, इट इज़ टू टाइप, कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप। पहला है इनिशिएशन, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू एक्टिवेशन। इनिशिएशन कैसे होता है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस मतलब सेल का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनके एक्टिवेशन से क्या इनिशिएशन फेज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली कंटेन एंटी एपोप्टिक फैक्टर BCL2, ये अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो फैक्टर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट है सेल का, ठीक है, वो क्या नॉर्मली क्या उसमें होता है, एंटी एपोप्टिक फैक्टर BCL2। ड्यू टू स्ट्रेस और इंजरी, कोई भी स्ट्रेस और इंजरी होने से एंटी एपोप्टिक फैक्टर, क्या एंटी एपोप्टिक फैक्टर, एंटी एपोप्टिक फैक्टर इज रिप्लेस बाय प्री एपोप्टिक फैक्टर। किसके थ्रू रिप्लेस हो जाता है, एंटी एपोप्टिक फैक्टर किसमें, प्री एपोप्टिक फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जन हुआ। विच एक्टिवेट सेल डेथ रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, सेल डेथ के रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। एपोप्टोसिस इज अकर, ठीक है, नॉर्मली कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरी स्टेप थी एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। अब किस प्रकार से बॉडी से ये निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, एग्जीक्यूशन। इट इज़ ए कंप्लीट बाय एंजाइम, किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू होता है। कौन कौन से, ट्रांसग्लूटामेज और एंडोग्लूटेनेज। पहला है द ट्रांसग्लूटामेज एंड एंडोग्लूटामिनेज कोस DNA फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो DNA न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसका फ्रेगमेंटेशन करके उसको बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। अब उसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो सेल, अभी मैं वापस इसको एक बार करना चाहूँगा, मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से एपोप्टोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं है, एक ही सेल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। पहले ये होगी सेल श्रिंक होगी, क्या होगी, सेल श्रिंक होगी, क्या होगी, सेल श्रिंक होगी। सॉरी गाइस, वापस से देखते हैं, नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये सेल क्या हुई, श्रिंक हुई, ठीक है। इसके अंदर जो DNA वगैरह प्रेजेंट है, जो RNA प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करा, कंडेंसेट करा, उसकी वॉल्यूम थी वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, अब जब ये वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो ये सेल के जो क्या निकले, ब्लब निकले, सेल ब्लब निकले, ठीक है ना, सेल ब्लब, ठीक है। और ये DNA फ्रेगमेंटेड प्रोटीन वगैरह सब बाहर आया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आई फेगोसाइटोसिस सेल, क्या आई, फेगोसाइटोसिस सेल। इसको इसने क्या करा, इंगल्फ करा। किस तरीके से इंगल्फ करा मैं आपको बताऊँ, ये फेगोसाइटोसिस सेल आई, ये है फेगोसाइटोसिस सेल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सेल ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, वो यहाँ आई और इसको इसके अंदर एंट्री हो जाएगी और ये सेल डेब्रिस को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी, ठीक है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये है प्रोसेस सेल का एपोप्टोसिस की कंडीशन। क्या है, एपोप्टोसिस, इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।